चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए आने वाले समय में दिक्कत पैदा करेंगी। आने वाले समय में भारत के लिए एक जंग जरूर होगा और ये जंग होगा टू फ्रंट वॉर, जिसमें चीन पाकिस्तान खुले तौर पे भारत पे हमला करेंगे। हमें ये विश्व गुरु विश्व मित्र जैसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी जब तक हम आर्थिक तौर पे पूरी तरह से मजबूत होके नहीं उभर आते। पाकिस्तान ने जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेली, उसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी था। हम पूर्ण तौर से इकलौते खड़े हैं। भारत के 8 पड़ोसी मुल्क, एक छोटे भूटान को छोड़ के बाकी 7 या तो चीन के गिरफ्त में है, 2 आप उसमें निकाल दो, चीन पाकिस्तान वो तो हमारे दुश्मन है ही हैं, बाकी 5 पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में। ये जितने G20 देश आए जिन्होंने भारत में खान मार्केट में उन्होंने चाट पापड़ी खाई, दिल्ली हाट में उन्होंने भारत की बनी हुई चीजें खरीदी, इतनी फोटो खिंचाई, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया इन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया, पाकिस्तान को रेंट दिया। भारत और अमेरिका के रिश्ते गहरे होने शुरू हुए तो रूस पाकिस्तान की तरफ बढ़ता चला गया और पाकिस्तान और रूस के रिश्ते गहरे होने लगे। आज तीनों महाशक्तियां हमारे साथ उस तौर पे नहीं खड़ी हैं जैसे रूस पहले खड़ा था, या 14 साल से अमेरिका हमारे साथ इतने गहरे रिश्ते दिखा रहा था। तो हमारे कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया चैनल्स ने, कुछ दिग्गज लोगों ने ये जो बार बार ये बोला विश्व गुरु विश्व मित्र, इससे हमारे लिए और दिक्कतें खड़ी हो। भारत जाहिर तौर पर चीन को बॉस तो नहीं मानेगा, तो भारत की पॉलिसी क्या होगी इंडो पैसिफिक में, अगर की भूमिका में भी देखा जाए और ग्लोबल साउथ में भी अगर देखा जाए तो? अभिजा जी, इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया कि भारत पे टू फ्रंट वॉर अब प्रोबेबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी वास्तविकता है जी। उसके 2 महीने पहले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, जो कि वायुसेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 8 जनवरी को बयान दिया कि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान अपनी सैनिक तैयारी करें वो तो हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन ज्यादा चिंता का विषय जिस तरह से चीन अपनी तकनीकी तैयारी कर रहा है डिफेंस के लिए। और इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए आने वाले समय में दिक्कत पैदा करेंगी। यानी तीनों बयानों से एक चीज साफ उभर के आती है, आने वाले समय में भारत के लिए एक जंग जरूर होगा और ये जंग होगा टू फ्रंट वॉर, जिसमें चीन पाकिस्तान खुले तौर पे भारत पे हमला करेंगे। और ये मेरा जो आंकलन है, मैंने इस पे कई लेख भी लिखे हैं, ये टू फ्रंट वॉर 2030 के बाद कभी भी हो सकती है। 2030 तक इसलिए नहीं होगी, चीन का पहला सैनिक लक्ष्य, जैसे मैंने पहले बताया, वो है ताइवान। जब तक वो ताइवान पे हमला नहीं करता वो कोई और युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। और ताइवान के बाद अगला हिस्सा होगा तवांग डिस्ट्रिक्ट, जो अरुणाचल प्रदेश का में है, उसके ऊपर चीन की नजर है। और मैं 1 मिनट चाहूंगा, ये 2030 का जो साल है ये क्यों अहम है, जो मैं कह रहा हूं कि 2030 के बाद कभी भी युद्ध होगा। अभिजात जी, 2030 में 3 बड़ी चीजें होंगी। पहला, चीन जो मेडॉक डैम बना रहा है, जिसकी कंस्ट्रक्शन इसी साल जुलाई से शुरू हुआ है, 2030 होगा। और ये मेडॉक डैम अरुणाचल बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि चीन पानी का इस्तेमाल करेगा एक पंप की तरह। दूसरा, 2030 में चीन ने जो अभी 19 अगस्त इसी साल एक रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू किया तिब्बत से जिंजियांग, वो 2030 में खत्म हो गया। तीसरा अहम बिंदु, आज जब हम बात कर रहे हैं तो चीन के 6 नेवल डॉकयार्ड्स में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 परमाणु पनडुब्बियां, 200 युद्धपोत का निर्माण दिन रात चल रहा है, और ये सब काम 2030 तक खत्म होना है। कि भारत अमेरिका के संबंध, खास करके विश्वास, जो संबंध में एक विश्वास का रिश्ता होता है, वो अब खत्म हो चुका है, यानी अमेरिका भारत के साथ नहीं है। हमें बड़ी छलांग मारनी होगी 2 क्षेत्रों में, खास करके, एक आर्थिक, दूसरा सैनिक। आज की तारीख में चीन हमसे 30 साल आगे सैनिक तैयारी में। अगर पाकिस्तान का पलड़ा जोड़ा जाए तो यह पलड़ा और उनकी तरफ भारी हो जाता है। 7 अगस्त 2023 को जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा कि टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत होगी। मैं जो उन्होंने शब्द लिखा, मैं उस शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो शब्द अगर आप लेख पढ़ेंगे वो और भी गहरा शब्द है। यानी हमारे पास 5 साल का समय है, हमें पूरी तरह अपने आर्थिक और सैनिक तैयारी पे फोकस करना चाहिए। हमें अपने देश के अंदर चीजों को बनाना चाहिए, हमारे व्यापारियों को चीन से
कोई चीज इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा देश में बनाना चाहिए। लेकिन हम विश्व गुरु बनने की बात जरूर करते हैं, हम अपने आप को अभी से एक सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था अभी करीब $4 ट्रिलियन के करीब है। चीन हमसे कई गुना आगे है, अमेरिका हमसे उससे भी कई गुना ज्यादा आगे है। इस परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं कि अभी से हम अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं, जबकि हमारे अंदर क्षमता अभी, मैं अगर पूरी ईमानदारी के साथ बात करूं तो अमेरिका को भी जवाब देने की तो नहीं लग रही है मुझे। चाहे डोनाल्ड ट्रंप अगर 50% हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की हिम्मत करते हैं तो हम तो रिटेलिएशन में कुछ नहीं। लोगों ने जिस तरह से बहुत ज्यादा डंका बजाया जब हम अभी पहुंचे नहीं थे, इससे दुनिया में एक नेगेटिव मैसेज चला गया। दुनिया की कई ताकतें जागरूक हो गई और भारत की जो प्रगति हो रही थी उसमें ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश चल रही है। मेरी राय में हमें ये विश्व गुरु विश्व मित्र जैसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी जब तक हम आर्थिक तौर पे पूरी तरह से मजबूत होके नहीं उभर आते। तो हमारे कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया चैनल्स ने, कुछ दिग्गज लोगों ने ये जो बार बार ये बोला विश्व गुरु विश्व मित्र, इससे हमारे लिए और दिक्कतें खड़ी हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप अब 80 मिनट से 2 बार मिल चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उनकी 2 बार मुलाकात हो चुकी है। जो पाकिस्तान अभी तक एक तरह से, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट करता है, वो गाजा में अब सेना भेजने की बात कर रहा है, विचार कर रहा है। कम से कम अमेरिका से अभी उसको एक तरह से गोदी में उठाया जा रहा है। यानी पाकिस्तान का फ्रंट भी तो हमारे लिए एक तरह से असुरक्षित ही है, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का जब कार्यकाल खत्म भी हो जाता है तो ऐसा नहीं मुझे लगता कि तत्काल भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे ही हो जाएंगे। तो अगले 3.5 साल में तो भारत और अमेरिका के रिश्ते कभी अच्छे नहीं होंगे। ऊपर से बेशक अमेरिका बयान दे दे, अंदर से हमें पता वो हमारे साथ नहीं खड़ा है। दूसरा जो आपने प्रश्न का भाग था पाकिस्तान के बारे में, जो मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 88 घंटे का जो ये सैनिक मुठभेड़ हुई, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे हम 2 कदम पीछे रह गए। पाकिस्तान ने जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेली कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, जबकि हकीकत में और इससे दो चीजें हुई अभिजात जी। पहला, ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के 1 महीने के अंदर भारत के 7 सांसदों की टीम 33 देशों में गई और वहां के नेताओं से मिली। लेकिन तब भी 1 महीने के अंदर पाकिस्तान को 43.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कंपनी से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। और तीनों इन आर्थिक कंपनी संगठनों में अमेरिका की वोटिंग की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। तो पहली बात तो पाकिस्तान को पैसा मिला इतने बड़े तादाद पे। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी तरह से पाकिस्तान के साइड में हो गए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक गलत नैरेटिव वहां पे दिया जो कि वो सफल हुए अपने तौर पे। और यही कारण है कि हमने देखा मई के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत गहरे होने लग गए। तो आज हम पूर्ण तौर से इकलौते खड़े हैं। भारत के 8 पड़ोसी मुल्क, एक छोटे भूटान को छोड़ के बाकी 7 या तो चीन के गिरफ्त में है, 2 आप उसमें निकाल दो, चीन पाकिस्तान वो तो हमारे दुश्मन है ही है, बाकी 5 पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में है। तो भारत के पास, जैसे मैंने बताया पहले, 5 साल का समय, हम अगर अपनी आर्थिक और सैनिक तैयारी करेंगे हमारे लिए अच्छा होगा, अन्यथा 2030 के बाद कुछ भी हो सकता है। भारत की राह कैसे है, किस संगठन पे भरोसा किया जाए, क्योंकि आप एकला चलो, अकेले तो चल नहीं सकते हैं, फिर रास्ता किस तरफ है? अभिजात जी, भारत को किसी संगठन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत को 2 ही चीजें करनी चाहिए। पहली, अपनी आर्थिक और सैनिक तैयारी, जिसका हमने काफी डिटेल में बात की है। दूसरा, भारत को रूस के साथ और रिश्ते गहरे बनाने चाहिए। आज की तारीख में भारत और रूस के वो गहरे रिश्ते नहीं है जो कुछ दशक पहले थे। हमें 1971 का पता है। अभिजात जी, रूस ऐसा देश है, या पहले जो सोवियत संघ होता था पहले रूप में, इन्होंने कभी भी भारत के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं की है। सोवियत संघ ने या रूस ने कभी भी अपनी जमीन को भारत विरोधी गतिविधियों को इस्तेमाल करने नहीं दिया है। तो बहुत जरूरी हो जाता है भारत को रूस के साथ गहरे रिश्ते करने के लिए, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो हमें बहुत मदद देगा आने वाले समय। बिल्कुल अभिजात जी, देखिए ये जो शब्द थे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और क्वाड और ये जो सारी बातें थी, इनका कोई मायना नहीं है, क्योंकि जैसे हमने डिटेल में डिस्कस किया, ये तीनों महाशक्तियों ने आपस में दुनिया को अनौपचारिक तौर पे बांट लिया है। हमें अपनी हिफाजत करनी है, हमें अपने बारे में सोचना है।
हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कोई लेना देना नहीं। हमने देखा बिजाज जी, अक्टूबर 2023 में हमने G20 शिखर सम्मेलन किया, जिसमें हमने 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, और उसमें से अधिकतर देशों ने पाकिस्तान के लिए वोटिंग की। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने के अंदर जब इतने बड़े तादाद में ऋण दिया गया 3 बड़ी आर्थिक संगठनों द्वारा, ये जितने G20 देश आए जिन्होंने भारत में खान मार्केट में उन्होंने चाट पापड़ी खाई, दिल्ली हाट में उन्होंने भारत की बनी हुई चीजें खरीदी, इतनी फोटो खिंचाई, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया इन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया, पाकिस्तान को ऋण दिया। रूस भी अब उस तरह की शक्ति नहीं रहा कि वो भारत के साथ खुलकर खड़ा हो पाए। अगर आप जैसे 2030 में क्या बात बता रहे हैं कि एक युद्ध होना तय है, चीन भारत का युद्ध होता है, तो अब रूस की भूमिका को किस तरफ देख रहे हैं? कि रूस तटस्थ होकर के देखेगा, या आपको लगता है कि वो भारत के साथ खड़ा होने की कोशिश करेगा? मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभिजात जी, 21 दिसंबर 2011 को अमेरिकी राष्ट्रपति थे बैरक ओबामा, उन्होंने पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व में अधिकतर अमेरिकी सैनिकों को हिला के इंडो पैसिफिक में भेजा गया चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए जी। और 21 दिसंबर 2011 से जब भारत और अमेरिका के रिश्ते गहरे होने शुरू हुए, तो रूस पाकिस्तान की तरफ बढ़ता चला गया और पाकिस्तान और रूस के रिश्ते गहरे होने लगे। तीनों महाशक्तियों में से अगर हम एक के साथ अच्छे रिश्ते दोबारा बना लें पहले की तरह, तो बहुत फर्क पड़ेगा। पूरा फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। आज तीनों महाशक्तियां हमारे साथ उस तौर पे नहीं खड़ी हैं जैसे रूस पहले खड़ा था, या 14 साल से अमेरिका हमारे साथ इतने गहरे रिश्ते दिखा रहा था। अभी भी हम 5 साल में रूस के तरफ अगर हम जाते हैं, हमें बहुत फायदा होगा। पूरा फायदा हो ना हो, लेकिन बहुत फायदा होगा।